स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। कल हमने आपको दिखाया था टाइट फाइट उन 81 विधानसभा सीटों में, जहां दोनों चरणों के मतदान के बाद जहां तमाम मीडिया हाउस या अलग अलग सर्वे एजेंसीज अपनी रिपोर्ट दे रही थी, एग्जिट पोल दे रही थी, वहां हमने टाइट फाइट दिखाई है। और कई एजेंसीज या कई लोगों ने इसे कॉपी भी किया बाद में, सीधे एग्जिट पोल ना देकर। लेकिन जो टाइट फाइट के बाद जितनी जो तस्वीर सामने आई है, देखिए आपके सामने है। 2019 से पहले बात कर लें तो एनडीए फोल्डर में 33 सीटें थीं, इंडी फोल्डर में 48 सीटें थीं। लेकिन इस बार जो हमने आंकड़े निकाले हैं, ये बोर्ड भी आप देख पा रहे होंगे किन किन सीटों पर टाइट फाइट है और कहां पर कौन सा खेमा लीड करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो सब लिखा हुआ है। लेकिन उनमें 35 ऐसी सीटें निकली थी जहां पर बिल्कुल टाइट फाइट है। तो एक एक कर उन सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन सीटों पर क्यों टाइट फाइट है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन है, वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन, मनीष राज, उदय और मदन। हम चर्चा करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर कि टाइट फाइट क्यों है, और टाइट फाइट अगर ये है तो एज किसको मिल रहा है और वहाँ से कौन बाजी मार सकता है टाइट फाइट के बावजूद। तो चलिए एक एक सीट के पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आते हैं संताल की सीट है, राजमहल की सीट यहाँ, और राजमहल विधानसभा में आते हैं जो हमने टाइट फाइट में डाली थी। अब राजमहल के बारे में कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? देखिए, इससे पहले आशिया की हम लोग इस चर्चा को शुरू करें, हम बता दें कि ये जो टाइट फाइट है ये क्या है। टाइट फाइट हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन से शुरू किया और ये प्योरली हमारे बाइस्कोप चैनल की तरफ से स्टार्ट किया गया। उस समय ये प्रचलन था कि चुनाव के बाद तुरंत ही एग्जिट पोल शुरू हो जाता था। लेकिन दो दशाओं में, जब अभी लोकसभा के इलेक्शन में सारे लोग ये बता रहे थे कि 400 सीटें आ रही हैं एनडीए को और झारखंड में 13 सीटें आ रही हैं एनडीए को, तब हमने ये बताया था कि 7 ही क्लियर है, बाकी जो 3 सीट या 5 सीट के आसपास वो टाइट फाइट में था और उसके बाद कुछ सीटें इंडी फोल्डर में थी। तो हम लोगों ने ये प्रचलन शुरू किया। और अगर आप अभी देख रहे होंगे तो जितने भी बड़े चैनल हैं उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया, ज़रूर जिन लोगों ने दिखाया वहाँ भी, लेकिन ये स्पेस ज़रूर रखा उन्होंने कि ये वो है जहाँ पे बहुत क्लोज कंटेस्ट है और उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो हम ये बात प्रैक्टिकली अभी आप समझिए कि चूँकि सीटों में जब अंतर बहुत कम होगा तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि उतने कम 500, 1000 या 2000 को की मार्जिन को काउंट कर सके। इसलिए हमने टाइट फाइट रखा था और उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कल का स्कोर था जो एनडीए फोल्डर में हमारी सीटें क्लियर होती दिख रही थी वो थी 29। इंडिया गठबंधन में 17 सीटें क्लियर दिख रही थी और टाइट फाइट में 35 सीटें थी। 35 सीटें अब लगभग आधी सीटें हो जाती हैं यहाँ के विधानसभा के लिए। तो ये 35 सीटें ही दरअसल डिसाइड करेंगी कि कहाँ जा रही है सत्ता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइट फाइट वाली सीटें स्टार्ट करेंगे और हर सीट को समझने की कोशिश करेंगे, स्कैन करेंगे कि इस 35 में से कितनी सीटें हम किसी के पाले में दे सकते हैं। क्योंकि कल आपको याद होगा आशिया, जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम ये बता रहे थे कि इसमें एज फला पार्टी को है, लेकिन हम इसके बावजूद उसको टाइट फाइट में रखते थे क्योंकि उसमें एज था, बहुत मामूली बढ़त थी, वो दिख रहा था। तो आज उनको हम स्कैन करके अलग करेंगे। 35 में से एडवांटेज कहाँ कहाँ है किस पार्टी को, अगर हम वो करेंगे तो हम शायद जहाँ पूरे 81 सीटों में किसको बहुमत मिल रहा है ये क्लियर करने की स्थिति में होंगे। तो आइए पहले उन 35 सीटों के बारे में जानते हैं। 35 सीटों में कहाँ जा रही है जीत और इन जीत से क्या पार्टियां पहुंच रही हैं सत्ता तक, इसे नाप लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इस बार की कुर्सी किसके हिस्से जा रही है। तो आप स्टार्ट कर रही थी राजमहल। शुरू करते हैं राजमहल से। राजमहल में उदय आप बताना चाह रहे थे टाइट फाइट में हमने इसे क्यों रखा, और अब जब फिर रिपोर्ट आती रहती है, जैसे गंगेश जी ने भी कल कहा था कि 1-2 दिनों में और तस्वीर कुछ साफ होगी, तो आज क्या लग रहा है जो आंकड़े हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं वहाँ से, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, वहाँ एक सीधा सा समीकरण है। पिछली बार ताजुद्दीन अंसारी आजसू से थे और अनंत ओझा
बीजेपी से थे और मुकाबला इन दोनों के बीच हुआ था और 12-15 हजार वोटों से हार जीत हुई थी। आजसू इस बार साथ है। अगर वाकई में आजसू का संगठन वहाँ मजबूत है, अगर ताजुद्दीन अंसारी के वो निजी वोट नहीं थे, आजसू संगठन के वोट थे, तो फायदा मिलेगा। और एक बार पहले रंजन जी से समझना चाहेंगे कि वहाँ के समीकरण क्या कहते हैं। रंजन, देखिए, अगर हम राजमहल की बात करें तो कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, पिछली बार और इस बार में जो एक बड़ा फ़र्क दिख रहा है, या बल्कि उससे पहले भी जब जीते हैं अनंत ओझा, तो ये जो एक बड़ा फ़र्क दिख रहा है कि इस बार ऑलमोस्ट आमने सामने का मुकाबला हो गया है। पिछली बार ताजुद्दीन आजसू से थे, लेकिन तब जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर बनाया था किताबुद्दीन को, तो किताबुद्दीन भी लगभग 12% वोट लाने में कामयाब हुए थे। और ये जो 12% वोट वो लेकर आए, इसका फ़ायदा जो है वो अनंत ओझा को मिला था, और अनंत ओझा को लगभग 42.5% वोट आए थे। अब चूंकि आमने सामने का मुकाबला है तो 2 ध्रुवों में बंटवारा होगा। अगर यहाँ पर ध्रुवीकरण होता है तब तो अनंत ओझा मुकाबले में रहेंगे, लेकिन अगर ध्रुवीकरण नहीं होता तब फिर जो है आपको थोड़ी मुश्किल होगी अनंत ओझा के लिए, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आपको 45% के आसपास हैं, बल्कि उससे थोड़े ज़्यादा हैं। और इसके अलावा ट्राइबल वोटर्स भी हैं 3.5%, तो 49-50% का आंकड़ा ये पहुंच जाता है। और यहाँ पर सुनील यादव जो हैं वो जीप अध्यक्ष हैं, वो भी खड़े हैं, तो वो यादव वोटर्स के वोट जो है वो निकाल सकते हैं। हालांकि मोतीलाल सरकार जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं वो अनंत ओझा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो 14 प्रत्याशी हैं उनमें 5 मुस्लिम भी हैं, तो अभी भी मुझे ये बड़ा कांटे का मुकाबला दिख रहा है। और बहुत ज़ोर देके या पुख्ता होके आप नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मार सकती है। मुझे लगता है कि अगर सुनील यादव या मोतीलाल सरकार ने अनंत ओझा के वोट अच्छी संख्या में काट लिए, तब वैसी परिस्थिति में एमटी राजा यहाँ से जीत सकते हैं। मुस्लिम वोटों का कितना बंटवारा हुआ है, इसे हम किस तरह से देख सकते हैं? क्योंकि पिछली बार 2 बार यही समीकरण अहम थे, मुस्लिम वोट जब जब बढ़ते थे तो वो जीत जाते थे अनंत ओझा। तो यही चीज़ है, अगर इस बार आप देखिए तो यहाँ सपा से मोहम्मद शहादत हुसैन थे और निर्दलीय मोहम्मद असलम हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, नईम शेख हैं, सद्दाम हुसैन हैं, तो 5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें क्या उनको वोट बढ़ते हैं या वो सिर्फ सब मिलके 1-2% में रह जाते हैं? अगर वैसा होता है तब तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर पोलराइजेशन होता है कि हाँ बाकी सारे एक तरफ आकर अनंत ओझा को दे दें, तब वैसी परिस्थिति में अनंत ओझा जीत सकते हैं। और नहीं तो फिर जो है उनको जो है वो मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में भी राजमहल से लगभग 3,500 वोटों से जेएमएम लीड करने में कामयाब रहा था। तो विजय हंसदा यहाँ से लीड कर रहे थे। इंडी फोल्डर को देना मुझे चाहिए। स्लाइट एज यहाँ पर मेरे हिसाब से इंडी फोल्डर को जाता है, क्योंकि एकदम कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। पिछली बार जो है किताबुद्दीन शेख ने जो है अच्छी संख्या में वोट ले आए थे, तो इस वजह से मामला गड़बड़ हुआ था। और दूसरा कि मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। जब आप विधायक चुने जाते हैं, 2 बार से विधायक हैं, तो 2 बार से विधायक है, तो उनसे जो नाराज़गी क्षेत्र की होती है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हार रहे हैं, लेकिन एज इंडिया गठबंधन को हम दे सकते हैं। यहाँ पर मनीष जी, जो जानकारी मिल रही है उससे कम ही चांसेस है राजमहल बीजेपी के लिए, या फाइट कर सकते हैं, ज़्यादा हम एज दे सकते हैं इंडिया गठबंधन। मदन आपकी राय क्या है? सुनील यादव के आने से मामला ये जो याहू यादव के ये भाई हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। दोनों वहाँ के लोगों से परिचित लोग हैं दोनों उम्मीदवार। अगर हम कहें तो 2019 के चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। भले ही वो जब आजसू और बीजेपी अलग चुनाव लड़ा था तो एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। इस बार आजसू जरूर गठबंधन में है, लेकिन उन्होंने दल बदल कर फिर से एक बार उनका सामना किया है। तो ये ज़रूर है कि एक जो वोटों का समीकरण है वो कहीं ना कहीं अगर एक पक्ष होता है, जो पोलराइजेशन की बात हमारे सहयोगी ने की है, वो अगर होता है तभी वहाँ पर परिणाम बदल सकते हैं, वरना इंडी फोल्डर को वहाँ पर माइलेज मिल रहा है।
चलिए, तो ये जो टाइट फाइट में हमने रखी थी, अब इसे इंडी फोल्डर में डाल सकते हैं। हाँ, ये सीट हाँ। डल गई। और पिछली आगे बार बढ़े? ये सीट बीजेपी के पाले में थी, हाँ। राजमहल की सीट विधानसभा चुनाव में। अब बढ़ते हैं आगे और देखिए, अब दुमका की सीट में टाइट फाइट 3 सीटों पर हमने डाला था और अब नाला से शुरुआत करते हैं। देखिए, नाला में वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, तो क्या वोटिंग परसेंट कुछ इशारा कर रहे हैं या वाकई यहाँ पर टाइट फाइट अभी भी देख रहे हैं? उदय, क्या लग रहा है नाला में? नाला में देखिए, इससे पहले 1 हफ्ते पहले जो हमने आकलन किया था तो रविंद्रनाथ महतो को बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सभा हुई वहाँ चुनाव से 1 दिन पहले यानी 18 को प्रचार थम रहा था, तो उसी दिन सभा हुई थी और काफ़ी भीड़ जुटी थी। उसके बाद से वहाँ के समीकरण थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं और वोटिंग जिस तरह से 79% नाला में वोटिंग हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड वोटिंग है, तो ऐसा लग रहा है कि लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीट अब बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्यानंद झा बाटुल अगर मैदान में होते तो ये इंडी गठबंधन के खाते में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया और माधव चंद्र महतो को उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। तो ब्राह्मण वोटर्स भी साथ आ गए हैं बीजेपी के, जो 2 फाड़ होने की आशंका थी, तो मुझे वहाँ फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मदन, क्या लगता है, नाला में जो 80% से ऊपर वोटिंग हुई है, ये परसेंटेज कुछ इशारा कर रहे हैं या वापस से रविंद्रनाथ महतो यहाँ पर कब्जा जमाएंगे? देखिए, यही परसेंटेज पर ही बीजेपी के नेताओं का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं, अगर वो सत्ता में नहीं है, तो ये जरूर माना जाता है कि बदलाव के संकेत हैं। अब इस संकेत को ही अगर आप नाला में जोड़ कर देखें तो वहाँ भी बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि जेएमएम के पुराने नेता कहें, स्पीकर के पद पर अभी रविंद्रनाथ महतो थे। फिलहाल बीजेपी ने भी वहाँ स्ट्रेटजी चेंज किया, जो वहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके थे, कृषि मंत्री रह चुके थे बाटुल जी, उनको बदल कर एक उम्मीदवार जो है नया दिया, तो अब उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक के तौर पर इस बार झारखंड पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान उनको नहीं देखा था चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन इस बार लगभग 10 के करीब जो है उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। तो ऐसे में एक माहौल बदलने की कोशिश हुई और लगता है कि नाला में ये कामयाब होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है मनीष आपको कि नाला में योगी की सभा या फिर जो प्रचारक पहुंचे तो वो पोलराइज कर सके हैं और उसका असर दिखेगा इन सीटों पर? निश्चित तौर पर मैं मदन के साथ हूं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही योगी नाथ जी को जगह जगह पर लगाया गया और योगी नाथ के आने के बाद से वहाँ माहौल बदला है और ये जा सकता है निश्चित तौर पर। चलिए, तो ये मैं तो कल से ही कह रहा था, मैंने कल भी ये बातें कही थी, क्योंकि देखिए जो माधव चंद महतो हैं, उनको टिकट ही इसलिए मिला था क्योंकि यादव वोटर्स पर उनकी पकड़ मजबूत है और यही स्ट्रैटेजी जो है वो भाजपा ने बनाई थी। अब कितनी कामयाब होती है वो तो रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की सभा तो हुई ही हुई, इस क्षेत्र में बंगाली वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 7-8% के आसपास, तो यहाँ मिथुन चक्रवर्ती की भी रैली हुई है। तो ये पूरी कोशिश की गई है। और आपको ये भी बता दूं कि संथाल में जो बंगाल के बीजेपी के लीडर्स हैं या जो सांसद हैं, वो लोग आकर उन्होंने काफ़ी प्रचार किया है, खास करके बंगाली वोटर्स को साधने के उद्देश्य से। तो मुझे लगता है कि नाला, मैं कल भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है ये बीजेपी को यहाँ पर एज दिखता है। गंगेश जी कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, नाला में अब तस्वीर जो इनपुट है बाहर से वो भी यही है, दूसरे चैनल्स का भी अगर हम देखें तो इनपुट यही है कि वहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मुश्किल में हैं और इस सीट को हम एनडीए फोल्डर में एज के बतौर डाल सकते हैं। अभी तो सारी सीटें एज के बतौर ही जा रही हैं। चूंकि इन जगहों पे बहुत कड़ा मुकाबला है, ये हम कल आपको बता चुके हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एज यानी बढ़त, थोड़ी सी भी बढ़त अगर हमें दिखी है तो वो किसकी है और उसको हम उस तरह से फोल्डर में डाल सकते हैं। अगर हम एक सीट यहाँ पर एनडीए को देते हैं तो कल का जो स्कोर था 17 इंडी गठबंधन का, अब 18 है और 30 एनडीए हो गया है। उसे अभी हम लोग लिखते जाएं, बाद में हम लोग उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। हाँ। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जामताड़ा की सीट जहां पर बहुत दिलचस्प जंग है, अब इस सीट पर क्या आकलन रहा? मदन, आपसे शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखिए वहाँ भी वही बातें आती है कि अगर
जो पोलराइजेशन की बात सब सीटों पर हो रही है, वहाँ जो एक सिंपैथी भी लेने की कोशिश हुई, जो बयानबाजी हुए, जो एक समाज को आहत पहुंचाने की बात कही गई, उसमें कितनी सफलता जो है वो सीता सोरेन को मिल रही है, ये इसी पर ये सारा निर्भर करेगा कि एक जो अल्पसंख्यक समाज के वोट हैं और उसमें जो आदिवासी समाज के लोगों की वोट को अगर जोड़ दें तो फिर रिजल्ट जो है एक दूसरे तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जिसे साधने की कोशिश सीता सोरेन के तरफ से हुई है, एक आदिवासी बेटी को वहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर भेजा, इसमें कितनी कामयाबी हुई है इस पर वहाँ डिपेंड कर रहा है। तो फिलहाल माइलेज जो है वो सीता सोरेन को मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। तो अब इसे हम टाइट फाइट से एनडीए फोल्डर में एक उदय सहमत है क्या इससे? जामताड़ा में आप भी कवर करके आए हैं खबरें और वहाँ बिल्कुल पर देखा देखिए, वहाँ के समीकरण लगभग 70,000 सामान्य वोट थे, लगभग 60,000 मुस्लिम वोट थे और लगभग 50,000 आदिवासी वोट थे। तो देखिए, सामान्य वोट सीता सोरेन की तरफ थे, मुस्लिम वोट इरफान की तरफ थे, लड़ाई आदिवासी वोटों को लेकर थी। और अब जो रिपोर्ट आ रही है कि आदिवासी वोट सीता सोरेन को अच्छी तरह से मिले हैं, वो उनके बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। और अब जो रिपोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जामताड़ा में सीता सोरेन को लीड मिल रही है और कहीं न कहीं इरफान के साथ एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है। मनीष, क्या लगता है, इरफान इस बार सीट गंवाने हैं अपनी? निश्चित तौर पर गंवाने की बात तो कहें, लेकिन एज ज़रूर जा रहा है, क्योंकि जो मुद्दे वहाँ पे उठाए गए थे सीता सोरेन की तरफ से, एक तो बड़ा मुद्दा था कि महिलाओं को लेकर के, खासकर उनको लेकर जो बयानबाजी इरफान ने की थी, उसे भी बाद में फिर इरफान का एक वीडियो वायरल हुआ। एक अहम मुद्दा वहाँ पर उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आदिवासियों की ज़मीन को जबरन कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। तो इस मुद्दे को अगर वो उठाई थी तरीके से और उस पर उन्होंने काम किया होगा और वो अगर जहन में गया हो, तो निश्चित तौर पर आदिवासी वोट बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एज दिया जा सकता है। रंजन जी, आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? इशारा किसकी तरफ है? अगर आदिवासी वोटों पर अगर लड़ाई है, उन दोनों का अगर आधा आधा कर दिया जाए तो फिर क्या लग रहा है, किसे एज मिलेगा? देखिए, अगर आदिवासी वोट बटे और आधे आधे भी हो गए, चूँकि मुस्लिम वोटर्स 30% हैं, अब आदिवासी वोटर्स जो हैं वो 27% हैं, तो आप अगर इसे आधा आधा करेंगे तो 43% तक पहुंचेगा। फिर तो वैसी परिस्थिति में सीता सोरेन को बढ़त मिल जाएगी। ये ज़रूरी है कि अगर इरफान अंसारी को जीतना है, तो अगर ट्राइबल वोट्स उनके साथ पूरी तरह से नहीं हुआ तो उनके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप पीछे के भी रिकॉर्ड्स देखेंगे, जैसे 2014 में जब यहाँ से जेएमएम से विष्णु भैया लड़ रहे थे, तो वहाँ पर ट्राइबल वोट्स जो है वो विष्णु प्रसाद भैया को चला गया था। तो वैसी परिस्थिति में इरफान अंसारी के वोट जो हैं वो सिर्फ 35% ही आए थे। तो समझिए 30% मुस्लिम वोट थे और ऐसे आपको वो 5% ही हो रहे थे। लेकिन वही जब पूरी तरह से ट्राइबल वोट्स इरफान अंसारी को गए तो 2019 में उन्हें 53% वोट हो गए। तब आप जोड़िएगा तो 23 और 27 मतलब वो लगभग 57 हो जाता है, तो उनको 53% वोट मिले। इसलिए यहाँ ट्राइबल वोटर्स ही तय करेंगे कि कौन चुनाव जीतेगा। हालांकि क्या इतने बड़े पैमाने पर सारे आदिवासी वोटर्स जो है वो चले गए हैं सीता सोरेन की तरफ, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मुझे अभी भी लगता है कि ये एक टफ सीट है डिसाइड करने के लिए, थोड़ा और इंतजार जो है वो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक लाइन में कहना चाहूंगा गंगेश सर से पहले कि कल तक जामताड़ा को मैं भी टाइट फाइट बता रहा था, लेकिन वहाँ के सूत्रों से जो मुझे पता चला, कंचनबेड़ा, सिवली बाड़ी, लादना जैसे कई गांव थे, वहाँ के ग्रामीणों ने कहा है कि शिबू सोरेन हमारे भगवान है और हमने इस बार उनकी बड़ी बहू को वोट दिया है। ये वहाँ के आदिवासियों ने कहा। ये एक फैक्टर था। चल गया तब तो फिर मुश्किल हो जाए। देखिए, एक फैक्टर ये था, जब जैसे ही वो बयान आया इरफान अंसारी का, हालांकि वो बहुत लाइट मूड में दिया गया बयान था, लेकिन वो हर्ट करने के लिए काफ़ी था। तो आप देखेंगे, कल भी मैं बता रहा था कि आदिवासी का जो 2 सेगमेंट है, एक सेगमेंट वो है जो लोअर इनकम ग्रुप का है, जहाँ पर गांव के लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरफ, गांव के मुखिया ही डिसाइड करता है कि किधर वोट देना है। उनको तो आप हम कह सकते हैं कि मोटिवेट कर सकते हैं अन्य कई तरीके से। लेकिन वो लोग जो इंडिपेंडेंट आदिवासी हो गए हैं, जो इकोनॉमिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए हैं, वो उन्होंने मन बना लिया था कि वो सीता सोरेन का साथ देंगे। तो ये कल भी मैं बता रहा था कि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आदिवासी ग्रुप में जो अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग हैं, उन पर ये बहुत कुछ डिसाइड कर रहा था।
और अगर कुछ गाँव की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है तो हम कहेंगे कि यहाँ एज सीता सोरेन को मिल सकता है। तो अभी ये है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। इसे अभी इसे अभी टाइट फाइट में ही रखना ज़्यादा इसे ठीक है। और हम थोड़ा सा इस थोड़ा हाँ थोड़ा और फाइट इस पर थोड़ी इस और पर कल चर्चा कर ली जाएगी, कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स आ जाएंगे उसके कुछ बाद। और ग्राउंड रिपोर्ट जाए। अभी हमारे कार्यक्रम के बीच में भी अगर कुछ इनपुट मिलता है तो हम उसको डालेंगे। चलिए तो फिर बढ़ जाते हैं आगे। दुमका की सीट है। अब दुमका की सीट में बसंत सोरेन क्या फिर से निशाना साध पाएंगे तीर धनुष से, या फिर यहाँ कमल खिलेगा? क्या लग रहा है मदन, दुमका की स्थिति देखकर क्या लगा? हमने पहले भी कल भी बताया था कि दुमका का जो इतिहास रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। ज़रूर जेएमएम का जो है संथाल किला कहा जाता है, लेकिन उसे भेदने में जो है बीजेपी कई बार कामयाब हुआ है। तो इस बार भी क्या उसी कामयाबी को दोहराया जा सकता है, और इसीलिए क्या वहाँ पर सुनील सोरेन को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया। लोकसभा में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर आप देखें तो नहीं, लोकसभा में उनको वापस कर दिया गया था, उनके बदले में सीता सोरेन को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। तो इस बार जब उनको फिर से एक बार विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा गया है तो ज़रूर कोई फेरबदल हो सकता है। पार्टी ने लुइस मरांडी को वहां से हटाकर सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया, तो एक बड़ा बदलाव के जो है उम्मीद बीजेपी ने वहां पर किया है। तो क्या यानी आपकी नजर में एनडीए को यहाँ एज मिल रहा है? एज मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ। अब परिणाम क्या आएंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उदय, आपको क्या लग रहा है, दुमका में बसंत या फिर सुनील? देखिए, दुमका में टाइट फाइट है, लेकिन सुनील सोरेन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वोट चुनाव के बाद ये कह रहे हैं कि वो बाजी मार रहे हैं, उन्होंने शिबू सोरेन को लोकसभा में मात दी है और दुमका में बसंत सोरेन को मात देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो सुनील सोरेन देखिए वहाँ के गांव में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन अभी भी मैं इसे टाइट फाइट ही कहूँगा। लेकिन मेरी जो जानकारी मिली है वहाँ से 2-3 फैक्टर काम किए हैं, और मैं सीधे इसे दूंगा इंडी को मैं दे दूंगा। बसंत सोरेन वहाँ से निकल रहे हैं। देखिए, सुनील सोरेन भले ही लोकसभा के प्रतिनिधि वहाँ से रहे हैं, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन रहने वाले हैं जामा के, लेकिन अपने पीरियड में कोई खास काम उन्होंने नहीं किया था। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लुइस मरांडी वापस चली गई, जामा से लड़ रही है, लेकिन लुइस मरांडी ने अपने सभी लोगों को सौंप दिया जेएमएम में आने के बाद बसंत सोरेन को। 2 वहाँ के नामी डॉक्टर हैं जिनकी चर्चा हो रही थी कि वो भी आएंगे चुनाव में, वो दोनों जेएमएम को ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये कई फैक्टर ऐसे आ रहे हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार बसंत सोरेन ज़्यादा मजबूती की स्थिति में है, और कुछ लोग हमारे जो सूत्र हैं वो साफ कह रहे हैं कि इस बार वहाँ पर बसंत सोरेन दोबारा रिपीट होंगे। चलिए रंजन देखिए, जी, आंकड़े अब अगर दुमका सीट को आप देखिए हाँ। तो यहाँ पर अगर हम 2009 से देखें, चूँकि 2005 में हेमंत सोरेन को स्टीफन मरांडी ने हरा दिया था, हम 2009 से देखते हैं जब बीजेपी की बात अगर हम करें तो 2009 में हेमंत सोरेन जीते कितने वोटों से? 2669 वोटों से, मतलब 2500 से। 2014 में यहाँ से लुइस मरांडी जीती, हेमंत सोरेन को हराया, कितने वोटों से? लगभग 5000 वोटों से। और फिर 2019 में हेमंत सोरेन जीतते हैं 13000 से ज़्यादा वोटों से, और फिर बसंत सोरेन जीतते हैं 6842 वोटों से। 50% का आंकड़ा भी वो टच करते हैं। तो आप ये देखती हैं कि जो 1985 से यहाँ चुनाव हुए हैं, बीजेपी धीरे धीरे करके मुकाबले में जो है 2000 से आने लगा था, लेकिन जीत उसे अभी तक एक ही बार मिली है, और वो 2014 है। बाकी बार वो फाइट में तो रही है, तगड़ा मुकाबला भी कर रही है, लेकिन वो हार जा रही है। ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने भी जीत दिलाई है पास्ट में, और यहाँ से सुनील सोरेन भी जीते हैं। लेकिन जहाँ तक विधानसभा की बात है, बीजेपी के नाम अब तक सिर्फ एक जीत है, और चूंकि यहाँ मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। पिछली बार भी अगर आप देखें तो बहुत का फर्क नहीं था, लगभग 4-4.5% का ही मत अंतर था। तो 2-2.5% वोट का स्विंग इधर से उधर जो है सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हम हर बार देख रहे हैं कि टाइट फाइट होती है और थोड़े वोटों से जेएमएम जीत जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेंड जो है इस बार भी जारी रह सकता है, और मुझे भी लगता है कि सुनील सोरेन की जगह बसंत सोरेन को जो है यहाँ पर थोड़ा सा एज है। तो क्या गंगेश जी, दुमका को इंडिया के हवाले किया जाए? हाँ, इंडिया अब दुमका हम देख सकते हैं, उनको एज
एज है, हम बार बार हाँ, कह रहे हैं बात कि ये- हाँ, ये सारी ये सीटें बहुत एज टाइट जोन- फाइट है, बिल्कुल यहाँ पर टाइट सिर्फ फाइट है, हम क्योंकि एज दे रहे हैं सिर्फ। यही बात है, बताए 2-3-4 हज़ार का फर्क रहता है, 1-2% वोट भी इधर उधर हुए तो परिणाम बदल जाएंगे। तो बढ़े अब आगे, और अब गोड्डा में है 3 सीटें टाइट फाइट में, मधुपुर, देवघर और गोड्डा। मधुपुर से शुरू करते हैं। क्या मंत्री हफीजुल हसन अपनी सीट बचा पा रहे हैं? मदन, क्या इनपुट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूरी ताकत हफीजुल हसन की तरफ से लगाई गई। इससे पहले अगर आप उनके चुनाव को देखें तो एक सिंपैथी वोट उनके साथ था जो उनके पिताजी के निधन के बाद उनको मिला था, लेकिन इस बार वो बातें नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने एक जातिगत समीकरण को साधने में कितना कामयाब हो रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अगर उनके सामने बात करें तो गंगा नारायण जो उम्मीदवार हैं वो पिछली बार भी कड़ा मुकाबला उनके सामने रखा था, तो इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि एज ज़रूर हफीजुल हसन को है, लेकिन समीकरण जो बनाए गए हैं उसके तहत क्या गंगा नारायण को कामयाबी मिल पाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। देखिए, अभी मुझे जो रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ आजसू और बीजेपी ने जो साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, इसका असर दिखा है और मधुपुर में एनडीए बीजेपी बड़ी लीड ले रही है और मेरे हिसाब से ये सीट अब एनडीए को जा रही है। देखिए, वहाँ 2-3 फैक्टर है। एक ये है कि उपचुनाव के माध्यम से पहुँचे थे, हफीजुल हसन को मंत्रालय मिला था, सिंपैथी वोट था। लेकिन इसके पहले जब उनके अब्बा थे तब ये उन्हीं का सारा काम जो था, बूथ मैनेजमेंट हो या चुनाव का मैनेजमेंट हो, सारा काम हफीजुल हसन देखते थे। यानी कि उनको स्किल्ड है, उनको पता है उनको कैसे क्या कुछ करना है। नंबर 2 कि टार्जन एक हुआ करते थे जो उनके विरोध में थे, उनके अब्बा के बाद उनका था कि वो उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन नहीं मिला। इस बार उनको मना लिया गया है, बीएसपी में चले गए थे बट उनको मना लिया गया। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के राज परिवार जब वहाँ से मंत्री भी रह चुके थे, वो बागी नहीं हुए, लोगों ने उनको मनाया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुछ समर्थक ऐसे हैं जो थोड़े बहुत जरूर डैमेज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, भीतरघात भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर हम कुल समीकरण देखें तो हफीजुल हसन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ये मेरा मानना है। देखिए, अगर हम लोग मधुपुर सीट की बात करें तो तो पहले आंकड़े भी यहाँ कर बहुत चुके हैं ज़रूरी हो जाते कि हैं जब जानना। यहाँ पर आंकड़े से ज़्यादा ज़रूरी है कि पोलराइजेशन की बात है यहाँ पर। देखिए, मुस्लिम वोटर्स 33% हैं और 14% के आसपास जो हैं एसटी वोटर्स हैं। दोनों को जोड़ दीजिए तो वो लगभग 47% हो जाते हैं और पिछली बार हफीजुल हसन को 49% वोट आए थे। लेकिन गंगा नारायण सिंह को भी पिछली बार 47.25% वोट आए थे, जो ये बताता है कि पोलराइजेशन यहाँ पर होता है। और इस बार भी मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही हैं कि पोलराइजेशन जैसी बात वहाँ पर दिखी हैं। अब चूंकि यहाँ पर नेक टू नेक मामला है, चूंकि इधर भी आप देखिए तो लगभग 47% का एक वोट बैंक एक तरफ सुरक्षित दिखता है, बाकी दूसरी तरफ। तो ऐसे में जो भी जीत हार होगी बस वो कुछ वोटों से हो सकती है, क्योंकि जो फ़र्क रहा है दोनों के बीच में वो 2.33% है, मतलब कि 2.5% से भी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1-1.25% वोट भी इधर से उधर हो जाए तो फिर परिणाम बदल सकता है। अगर कुछ सिंपैथी वोट गए थे हफीजुल हसन को, वो वापस लौट के आ जाएं गंगा नारायण सिंह के पास तो परिणाम बदल सकता है। राज पालीवाल की नाराज़गी अगर थोड़ी ज़्यादा है और उसका असर दिख गया तो फिर हफीजुल हसन जीत सकते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। अब कहने को हम किसी को भी बढ़त दे सकते हैं, मत प्रतिशत लेकिन क्या है अगर उसको हम लोग एक बार देखें? यहाँ हमेशा जो है मत प्रतिशत ज़्यादा रहता है। इस बार क्या है? इस बार जो है अगर हम देखें ये 60 से 70 के बीच में 70 है। के हाँ। प्रतिशत के आसपास जो है यहाँ पर है। और अगर आप पहले भी देखेंगे तो यहाँ पर जो वोटिंग होती है तो वो आपको ज़्यादा ही दिखेगा। तो ये अगर मैं अभी देख के बता देता हूँ। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि किस तरफ से एग्रेसिव वोटिंग। ये हफीजुल हसन को, जो मैं उनके सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों को भी फॉलो कर रहा था, उनको लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश की गई। खुद वो कई मुद्दों पर, कई मामलों में उनका व्यवहार पॉलिटिशियन की तरह नहीं होता है। वो बहुत कॉमन मैन की तरह उनका रिएक्शन हो जाता है। बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के तौर पर उनका व्यवहार नहीं होता है, और ये उनके अगेंस्ट जा रहा था जो वहाँ की फील्ड की रिपोर्टिंग थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मधुपुर में फ़िलहाल आपको एज अगर देना है
हालांकि मुकाबला बहुत टाइट है और लेकिन यहाँ पर आप एनडीए को एक एज दे सकते हैं। चलिए, तो मधुपुर एनडीए के खाते में जा सकता है। वो कुछ वोटों का ही वहाँ फर्क हाँ, होगा, चाहे वो थोड़ा सा इधर या हाँ तो बिल्कुल। चलिए मैं देवघर उसे आप- अभी भी मेरा तो मन था कि वो अभी भी टफ फाइट में रहे। इस पर और जो है विचार करना चाहिए हमें। चलिए, सारी सीटें टफ फाइट हाँ। नहीं हैं, तो ये भी उसी में देवघर की बात कर लेते हैं। बाबा नगरी में आरजेडी ने भी पूरी कोशिश की है, पूरी मशक्कत की है, तो क्या लगता है मदन, बाबा नगरी इस बार किसके खाते में? बिल्कुल, देखिए बाबा नगरी में एक डर था बीजेपी को, क्योंकि जो वहाँ से विधायक हैं नारायण दास, वो और निशिकांत दुबे के बीच में जो है रिश्ते बहुत ठीक नहीं थे। तो ऐसे में दोनों को मिलाने की भी कोशिश हुई। उस सीट को जीतने के लिए कई तरह के समीकरण वहाँ बनाए गए। जो झारखंड के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो पंडा समाज के बीच भी कुछ नाराज़गी थी, जिसको दूर करने के लिए वो खुद वहाँ पर पंडा समाज के बीच गए और मैसेज देने की कोशिश हुई कि उनकी जो भी मांगे हैं, जो भी कमियां हैं, उसको पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद आश्वासन मिला कि पंडा समाज जो है उनके पक्ष में है। तो एक बड़ा तबका जो है वो पंडा समाज का वहाँ पर है, जो जिसके साथ वो होते हैं परिणाम जो है उधर होता है। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार आरजेडी के तरफ से सुरेश पासवान बनाए गए हैं, वो भी पुराने नेता हैं, लेकिन मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प हुआ है। नारायण दास आखिरी वक्त तक जो है समीकरण को बनाने में कामयाब रहे हैं, ये जो सूचना मिली है। अब देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में आता है, लेकिन एज जो है यहाँ पर अब एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है।